हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गुकुड़ सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी कविता की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रामाणिक प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को देखने वाले सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में कमेंट ज़रूर भेजें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के सत्र में हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई की चौथी कविता, जिसका नाम है छापा। क्या नाम है दोस्तों? छापा। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके कवि हैं ओम प्रकाश आदित्य। कौन है दोस्तों इसके कवि? ओम प्रकाश आदित्य। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम कवि का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। वह इस प्रकार: हिंदी के हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष कवि ओम प्रकाश आदित्य का जन्म 1937 को हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ था। आप हिंदी के वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के माहिर होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। आपकी प्रमुख कृतियां इधर भी गधे है, उधर भी गधे है, साथ ही साथ मॉडर्न शादी, गौरी बैठी छत पर, यह काव्य संग्रह है, आदि आपकी रचनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, यह कवि का संक्षिप्त परिचय था। अब अगले टॉपिक में हम पद्य कविता से संबंधित प्रस्तावना मतलब विषय प्रवेश को समझते हैं। वह इस प्रकार: प्रस्तुत कविता छापा ओम प्रकाश आदित्य द्वारा लिखित हास्य व्यंग्य कविता है। आयकर विभाग के अधिकारी अनधिकृत रूप से अर्जित धन का पता लगाने और उसे अपने अधिकार में लेने के लिए छापा मारने के लिए कवि के यहाँ आए हैं। उसका व्यंग्यात्मक चित्रण आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली के साथ आयकर विभाग के व्यवस्था से एक ज्वलंत प्रश्न भी पूछा है कि जब वह अनधिकृत रूप से अर्जित धन अपने अधिकार में कर लेती है तो अधिकृत रूप से अर्जित आय से जिनके पेट नहीं भरते, वह उनकी सहायता करने की कुछ व्यवस्था क्यों नहीं करती? कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यह था विषय प्रवेश। अब हम अगले टॉपिक में प्रस्तुत कविता छापा की पंक्तियों का मुखर वाचन करते हुए उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ के साथ साथ
कविता की पंक्तियों का सरल अर्थ मतलब भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं, हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई की चौथी कविता, जिसका नाम है छापा, कवि ओम प्रकाश आदित्य द्वारा लिखित कविता का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, यदि हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की किताब साथ में लेकर बैठते हैं तो और भी अच्छी बात है। उसमें पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 65 खोल के रखेंगे। उसमें कविता का नाम है छापा, कवि है ओम प्रकाश आदित्य। इसमें सबसे पहले हम मेरे घर छापा इस पंक्ति से लेकर उन्हें कैसे दे दूं, इस पंक्ति तक का मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार, मुखर वाचन। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूं। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूं। वे रोष में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। वे रोष में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं। सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं, उन्हें कैसे दे दूं। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। छापा मतलब धावा, सोना मतलब एक धातु, और दूसरा अर्थ है यहाँ पर नींद। सोया मतलब नींद, रोष मतलब क्रोध, स्वर्ण मतलब सोना, बिखेरे मतलब फैलाए या फिर छिटकाए। सुवर्ण यहाँ पर सुंदर अक्षर है। सुवर्ण मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, सुंदर अक्षर, हस्ताक्षर बोलते हैं ना, हाँ, तो सुंदर अक्षर। तो चलिए दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब हम मेरे घर छापा ये पंक्ति से लेकर तो उन्हें कैसे दे दूं, इस पंक्ति तक का सरल अर्थ मतलब भावार्थ को समझते हैं। वह इस प्रकार। प्रस्तुत काव्य की पंक्तियों में ओम प्रकाश आदित्य कहते हैं मेरे घर आयकर विभाग का अचानक छापा पड़ा। कैसे दोस्तों, अचानक छापा पड़ा, धावा बोल दिया आयकर विभाग के अधिकारियों ने। हाँ दोस्तों, छापा भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा छापा पड़ा। टैक्स विभाग के बड़े अधिकारी, उनकी पूरी टीम मेरे घर आए और पूछने लगे सोना कहाँ छिपा कर रखा है। क्या पूछने लगे दोस्तों, सोना कहाँ छिपा कर रखा है। कवि यहां सोना का अर्थ नींद से जोड़ते हैं। कवि यहां पर सोना का अर्थ किससे जोड़ रहे हैं, नींद से।
जोड़ते हुए उन्हें जवाब देते हैं, सोना? वह तो मेरी आंखों में है। बहुत दिनों से सोया नहीं हूं, कई रातें हो गई, नींद नहीं ली है। आयकर अधिकारी कवि के इस जवाब से गुस्सा हो गए और अपने प्रश्न को स्पष्ट करते हुए गुस्से में आकर तेज स्वर में बोलते हैं, स्वर्ण दो स्वर्ण, मतलब सोना दो सोना। लेखक, यहां पर लेखक कवि फिर से स्वर्ण शब्द को सुवर्ण से जोड़ते हैं, मतलब सुंदर अक्षर से इसका अर्थ जोड़ते हैं कवि। इसका सुंदर अक्षर से अर्थ जोड़ते हुए कहते हैं, आयकर अधिकारियों को जवाब देते हैं, वह भी जोश में आकर, सुवर्ण अर्थात सुंदर अक्षर तो मैंने अपने काव्य लेखन में बिखेरे हैं, फैलाए हैं, भला मैं आपको कैसे दे दूं? संक्षिप्त में सोने का अर्थ नींद और स्वर्ण अर्थात स्वर्ण मतलब सुंदर अक्षर से जोड़ते हुए यहाँ पर हास्य व्यंग निर्माण हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों यह था सरल अर्थ, भावार्थ। अब हम अगले टॉपिक में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 65 के ऊपर ही पंक्ति है, वे झुझलाकर बोले। ये पंक्ति से लेकर पहले करूंगा तैयार, इस पंक्ति तक का मुखर वाचन सुनते हैं, वह इस प्रकार, वे झुझलाकर बोले तुम समझे नहीं, वे झुझलाकर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है चांदी, वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे, मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार, परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। तो दोस्तों यह है मुखर वाचन। अब इस पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार, झुझलाना मतलब चिड़चिड़ाना, अनधिकृत मतलब जिसके लिए अधिकार न मिला हो ऐसा, अर्जित मतलब एकत्र किया हुआ या किसी प्रकार प्राप्त, अर्थ मतलब संपत्ति, मुस्कुराकर मतलब हंसकर, जैसे ढूंढना मतलब खोजना, कड़क कर मतलब तेज स्वर में,
चांदी मतलब एक धातु, भड़क कर मतलब गुस्से में आकर, उद्भ्रांत मतलब उद्विग्न या फिर हैरान जिसे बोलते हैं हम, नोट मतलब रुपये वाला नोट, या परीक्षा की टिप्पणी या परीक्षा की नोट भी कहा जाता है। परीक्षा मतलब इम्तिहान। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब हम अगले टॉपिक में वे झुझलाकर बोले, इस पंक्ति से लेकर तो पहले करूंगा तैयार। इस पंक्ति तक का सरल अर्थ मतलब भावार्थ को समझते हैं वह इस प्रकार। प्रस्तुत काव्य की पंक्तियों में कवि ओम प्रकाश आदित्य कहते हैं, आयकर अर्थात टैक्स विभाग के अधिकारी कवि का जवाब सुनकर झुझला उठे अर्थात चिड़चिड़ा गए, गुस्से में तेज आवाज में, तुम हमारी बात समझे नहीं, तुम हमारी बात समझे नहीं, हम लोगों को तुम्हारा वह अर्थ चाहिए जो तुमने आज तक अनधिकृत मतलब जिसके लिए आपको कोई अधिकार नहीं मिला, ऐसे अर्जित एकत्र किया हुआ प्राप्त किया हुआ अर्थ चाहिए, धन चाहिए, अर्थ चाहिए, संपत्ति चाहिए। कवि अधिकारियों ने पूछे अर्थ शब्द धन से जोड़कर मुस्कुराकर हंसकर जवाब देते हैं कि अर्थ तो मेरी नई कविताओं में, अर्थ तो मेरी नई कविताएं जो है, मेरी नई कविताएं जो लिखी है उसमें मिल सकते हैं। यदि आपको मिल जाए तो ढूंढ लीजिए, खोज लीजिए। कवि का जवाब सुनकर अधिकारी कड़क कर बोले मतलब तेज स्वर में बोले, तुमने अनधिकृत से कमाई हुई चांदी कहां छिपा कर रखी है? लेकिन कवि चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफेद बाल जो सिर पर हो गए हैं उससे जोड़कर कहते हैं, जवाब देते हैं, वह भी भड़क कर, चांदी तो धीरे धीरे मेरे सिर के बालों पर आ रही है, चांदी तो धीरे धीरे मेरे सिर के बालों पर आ रही है। कवि के हास्य भरे जवाब, कवि का जो हास्य भरा जवाब है वह सुनकर अधिकारी उद्भ्रांत मतलब उद्विग्न हो गया, हैरान हो गए और बोले, यह बताओ आपने नोट कहां छिपा कर रखे हैं? कवि फिर नोट का अर्थ विद्यालय में परीक्षा के समय जो नोट निकालते हैं उससे जोड़कर जवाब देते हैं। परीक्षा अब कहां शुरू हुई है? जब परीक्षा आएगी तो उसके 1 महीने पहले नोट तैयार करेंगे। और इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हास्य व्यंग्य निर्माण हुआ है। तो चलिए दोस्तों, यह था सरल अर्थ है इन पंक्तियों का। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 65 के ऊपर पंक्तियां है, वे गरज कर बोले से लेकर तो एक ही तत्व खाली, यहां तक का पहले मुखर वाचन जो है वह पहले सुनते हैं। वह इस प्रकार पृष्ठ क्रमांक 65-66 के ऊपर दोस्तों मुखर वाचन इस प्रकार, वे गरज कर बोले, वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है।
मैं लरज कर बोला, मैं लरज कर बोला, मुद्राए आप मेरे मुख पर देख लीजिए, मुद्राए आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे, और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पिपियों को टटोला, रसोई की खाली पिपियों को टटोला। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। तो दोस्तों यह था मुखर वाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। गरज कर मतलब जोर से या कड़क कर। मुद्रा मतलब सिक्का या फिर रुपया। मुद्रा यह अर्थ मुख से भी है। लरजना मतलब कांपना, हिलना डुलना या फिर भयभीत होना। सोचना मतलब विचार करना। शयन कक्ष मतलब जहां नींद लेते हैं ऐसी खोली या रूम। तकिया मतलब सोते समय सिर के नीचे रखने के लिए रुई से बनी वस्तु या साधन। नोचना मतलब किसी वस्तु को झटके के साथ खींचना। अलमारी मतलब संदूक या लोहे की कपाट। रसोई मतलब जहां पर खाना बनाया जाता है या किचन जिसे बोलते हैं दोस्तों आज की भाषा में। पिपिया मतलब लोहे के छोटे पात्र। टटोलना मतलब उंगलियों से छूकर पता लगाना। गुल्लक मतलब धन संग्रह करने के लिए मिट्टी का पात्र या फिर जिसे हम गल्ला बोलते हैं। हाँ दोस्तों, छोटे बच्चे गुल्लक में बहुत पैसे जमाते हैं, हाँ तो वही उसे ही गुल्लक या गल्ला कहते हैं। तो दोस्तों यह थे कठिन शब्द के अर्थ। अब हम अगले टॉपिक में वे गरज कर बोले इस पंक्ति से लेकर तो एक ही तत्व खाली इस पंक्ति तक का सरल अर्थ मतलब भावार्थ को समझते हैं इस प्रकार। प्रस्तुत काव्य की पंक्तियों में कवि ओम प्रकाश आदित्य कहते हैं, मेरा जवाब सुनकर आयकर अधिकारी को गुस्सा आया। वे गरज कर बोले अर्थात तेज स्वर में बोले, कड़क कर बोले, हमारा नोट का मतलब आपकी मुद्रा से है, परीक्षा की नोट से नहीं, समझें। आयकर अधिकारी की तेज आवाज सुनकर कवि लरज कर मतलब कांपते हुए, हिलते डुलते हुए बोले, मुद्राएं। इसका संबंध कवि मुख से जोड़ते हैं, इसलिए जवाब में बोलते हैं, मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख लीजिए। कवि का जवाब सुनकर आयकर अधिकारी खड़े होकर कुछ सोचने लगे अर्थात विचार करने लगे कि अपने प्रत्येक सवाल का जवाब बंधा हंसी मजाक में दे रहा है। अब छिपाया हुआ धन कैसे निकाला जाए, इसीलिए वे सीधे शयन कक्ष में मतलब जहां नींद लेते हैं ऐसे कक्ष में घुस गए और फटा हुआ तकिया मतलब सोते समय सिर के नीचे रखने के लिए
रुई से बनी वस्तु या साधन जो होता है तकिया, उसे नोचने लगे, अर्थात झटके के साथ खींचने लगे। वहां कुछ नहीं मिला तो घर में टूटी अलमारी अर्थात संदूक, लोहे की कपाट खोली, उसमें धन ढूंढा लेकिन नहीं मिला, वहां भी खाली ही मिला। फिर वे रसोई अर्थात जहां खाना बनाते हैं ऐसे किचन में पिपियों को अर्थात लोहे के छोटे पात्रों को टटोला अर्थात उंगलियों से छूकर पता लगाया, वहां पर भी पैसे अर्थात धन नहीं मिला, वह भी खाली ही था। तो छोटे बच्चों की पैसों की बचत करने के लिए जो मिट्टी का पात्र बनवाते हैं अर्थात गुल्लक, जिसे हम गल्ला भी कहते हैं ना दोस्तों, हाँ, वह भी देख डाला। इसे भी छोड़ा नहीं आयकर अधिकारियों ने, लेकिन इतने सारे जगह पर देखने के बाद एक ही तत्व पाया गया कि सब जगह खाली मिली, धन रुपया कहीं पर भी नहीं मिला, बस एक ही तत्व, खाली खाली और खाली। तो दोस्तों यह था सरल अर्थ भावार्थ। अब हम अगले टॉपिक में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 65, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 65 के ऊपर पंक्ति है दोस्तों, कनस्तरों को, इस पंक्ति से लेकर तो गलत सूचना दे दी, इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन सुनते हैं, वह इस प्रकार। तो चलिए दोस्तों मुखर वाचन। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, और उनके 20 सूची हृदय में, और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया, रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले क्षमा कीजिए, वे बोले क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। तो दोस्तों यह था मुखर वाचन। इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। कनस्तर मतलब टीन का पीपा, स्टील बोलते ना हम, हाँ हाँ, टीन का पीपा। मटका मतलब मिट्टी का घड़ा। शून्य ब्रह्मांड मतलब रिक्त संसार, जैसे खाली संसार जिसे बोलते ना, हाँ। ढूंढा मतलब खोजा। अरण्य कांड मतलब बिखरा हुआ। खिला मतलब प्रसन्न। मुरझा गया मतलब उदासी प्रकट होना। रौद्र मतलब क्रोध। करुण मतलब दया। अनुकंपा। समा गया मतलब आ गया। क्षमा मतलब माफ। सूचना मतलब जानकारी। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब कनस्तरों को इस पंक्ति से लेकर तो गलत सूचना दे दी, इस पंक्ति तक का सरल अर्थ अर्थात भावार्थ को समझते हैं, वह इस प्रकार।
प्रस्तुत काव्य की पंक्तियों में कवि ओम प्रकाश आदित्य कहते हैं, सब ढूंढने के बावजूद कुछ नहीं मिला तो अधिकारी अब उनके घर में पड़े कनस्तरों मतलब टीन के पीपे देखे, टटोले, इतना ही नहीं तो मटके, मिट्टी के घड़े जिसमें पानी भरा जाता है, उनमें भी ढूंढा, खोजा, लेकिन सब में मिला शून्य ब्रह्मांड अर्थात रिक्त संसार, अर्थात सब खाली खाली और खाली ही मिला। आयकर अधिकारियों ने कवि के घर अरण्यकांड अर्थात बिखरा हुआ दृश्य देखकर, निर्जन दृश्य देखकर उनका खिला हुआ मतलब प्रसन्न चेहरा मुरझा गया, चेहरे पर उदासी प्रकट हो गई, पूरी उदासी छा गई। क्योंकि दोस्तों, आयकर अधिकारियों ने सोचा था कि छापे में बहुत धन मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, सभी जगह खाली है, खाली और खाली है। आयकर अधिकारियों का हृदय परिवर्तित हुआ। पहले बार बार गुस्सा होते थे, अब गुस्सा शांत हो गया और रौद्र अर्थात क्रोध के जगह करुण रस, क्रोध के जगह करुण रस मतलब दया का भाव अर्थात अनुकंपा का भाव समा गया। आयकर अधिकारियों ने कवि से क्षमा मांगी, मतलब माफी मांगी कि हम लोगों को किसी ने गलत सूचना दे दी थी, इसीलिए हम आपके घर छापा मारने चले आए, हमारी वजह से आप काफ़ी परेशान हुए, इसलिए फिर से एक बार माफ़ी मांगते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार यह था भावार्थ। अब अगले एक टॉपिक में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 66 के ऊपर अपनी सफलता इस पंक्ति से लेकर तो डलवा दीजिए, इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार, अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापिस जाने लगे, सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा ठहरिए, मैंने उन्हें रोक कर कहा ठहरिए, सिर मत धुनिए मेरी एक बात सुनिए, सिर मत धुनिए मेरी एक बात सुनिए, मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है, अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते, तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए, एक तख्त तो डलवा दीजिए। दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब
इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। तो चलिए दोस्तों, हाँ तो दोस्तों कठिन शब्द के अर्थ आप लोग सुन लीजिए। वह इस प्रकार। असफलता मतलब अपयश। असफलता मतलब अपयश। मैं दो बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि इसमें लेखन कठिन शब्द के अर्थ नहीं किए हुए हैं, इसलिए मैं दो बार यह बोल रहा हूं। आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं इसके कठिन शब्द के अर्थ। पछताना मतलब दुखी होना या कोई अनुचित कार्य करने पर उसके लिए दुखी होना। पछताना मतलब दुखी होना या कोई अनुचित कार्य करने पर उसके लिए दुखी होना। सिर झुकाना मतलब शर्मिंदा होना। फिर से सुनिए दोस्तों, सिर झुकाना मतलब शर्मिंदा होना। सिर धुनना मतलब पश्चाताप के कारण बहुत दुख प्रकट करना। फिर से सुनिए दोस्तों, सिर धुनना मतलब पश्चाताप के कारण बहुत दुख प्रकट करना। तख्त मतलब लकड़ी का बना तख्ता या लकड़ी की बनी चौकी। तख्त मतलब लकड़ी का बना तख्ता या लकड़ी की बनी चौकी। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब अपनी असफलता इस पंक्ति से लेकर तो डलवा दीजिए। इस पंक्ति तक का सरल अर्थ भावार्थ समझते हैं वह इस प्रकार। प्रस्तुत काव्य की पंक्तियों में कवि ओम प्रकाश आदित्य कहते हैं, आयकर अधिकारियों को मेरे घर में अर्थात कवि के घर में कुछ भी नहीं मिलता है, तो अपनी असफलता अर्थात अपयश के कारण वे मन ही मन पछताने लगते हैं, मतलब दुखी होते हैं। सिर झुकाकर मतलब शर्मिंदा होकर वापिस जाने लगते हैं, मतलब लौटने के लिए अब वे तैयार हो गए हैं। तब कवि ने आयकर अधिकारियों को रोक कर कहा, ठहरिए साहब, ठहरिए साहब, सिर मत धुनिए, मतलब पश्चाताप के कारण दुख मत प्रकट कीजिए। लेकिन हाँ साहब जी, जाते जाते आप मेरी एक बात अवश्य सुन लीजिए। आपने मेरे घर छापा मारा, यदि मेरे घर में अधिक धन होता तो आप क्या करते, ले जाते ना। लेकिन अब मेरे घर में बिल्कुल ही धन नहीं है। आपने तो देख ही लिया, कुछ भी धन नहीं है, सब खाली है। मेरी यह हालत देखकर आप मुझे देकर जाइए। मेरी यह हालत देखकर आप मुझे कुछ तो देकर जाइए। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग होते हैं और सोफे होते हैं, उन्हें आप छापा मारकर निकलवा लेते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। आपके आयकर विभाग का तो वह काम ही है। लेकिन जिनके घर में बैठने के लिए टूटी फूटी कुर्सी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनके घर में कम से कम, उनके घर में कम से कम बैठने के लिए, सोने के लिए एक तख्त, मतलब लकड़ी का बना एक तख्ता या लकड़ी की बनी एक चौकी या पलंग तो डलवा दीजिए। और इस प्रकार यहाँ पर भी उन्होंने हास्य व्यंग का निर्माण करते हुए छापा। इस कविता को बहुत ही हास्य व्यंगात्मक रूप से प्रस्तुत करने का बढ़िया
प्रयास जो है ओम प्रकाश आदित्य जी ने किया है, कवि ओम प्रकाश आदित्य जी ने किया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह छापा कविता जो है ओम प्रकाश आदित्य द्वारा लिखित आप लोगों को बहुत पसंद आई होंगी, आप लोगों को समझी भी होगी। लेकिन मान लीजिए दोस्तों, आप लोगों को इस कविता को और भी अच्छे ढंग से समझना है तो क्या करना होगा, यह जो वीडियो है वह आप लोगों को बार बार सुनना होगा। उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ जो है वह अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट डाउन करने होंगे। तब जाकर आप लोगों को और भी अच्छे ढंग से यह छापा कविता जो है वह समझ में आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए सभी छात्रों को मैं यह कहना चाहूँगा कि आप लोग यह जो YouTube चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और जो लिंक दी जा रही है इस YouTube चैनल की उसे भी अपने दोस्तों में शेयर करें। जाते जाते फिर से एक बार मेरे सभी छात्रों को और हिंदी विषय के हिंदी अध्यापक वृंद के साथ साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय, शुभकामनाएं।